हेलो डियर स्टूडेंट, और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर ट्यूशन। मैं निधि, आपकी हिंदी मेंटर। तो अगर आप भी एनआईएस क्लास 10th में हो, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, तो बिल्कुल सही चैनल पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्टेंस स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि किसी चैनल पर मिलने वाला है कि आपके क्लास 10th के हिंदी के सभी समस्याओं का हल। तो हम अपनी सीरीज में आज स्टडी करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर 18 को, ठीक है, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर है पार्ट 18 आपका, और इसमें हमें पढ़ना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके नाखून के बारे में तो ऐसा कुछ खास नहीं कि वैज्ञानिक रूप से बताया गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें तो नहीं है, बल्कि इस चैप्टर को कह लो तो ये एक तरीके का निबंध है। ये जो चैप्टर है किस विधा में लिखा गया, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है 1 नंबर में। तो ये जो चैप्टर है आपका निबंध है। और अगर इसके राइटर की बात की जाए, अगर राइटर संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो इस चैप्टर के राइटर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने ये निबंध लिखा है। अब इस निबंध को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, उनके दिमाग में क्या चीज आती है, तो हमें चैप्टर को पढ़ करके ही समझ में आएगा। मैं चैप्टर को पूरा पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी, एंड देन लास्ट में हम क्या करते हैं, बोनस पॉइंट क्या रहता है कि हम इस पार्ट में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी देखते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि ये एक वीडियो आपकी सभी समस्याओं का हल कर देगी, चाहे आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए खोज रहे हो वीडियोस, चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियोस खोज रहे हो, चाहे आप शब्दार्थ को समझने के लिए वीडियो ढूंढ रहे हो। चलो आज शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर है, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन मेरे से पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों और किस प्रकार बढ़ते हैं। ठीक है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो पहला ही लाइन जो है यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बच्ची है, बेटी है, वो अपने एक बार पिता से पूछ बैठी। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि हमें क्या प्रश्न पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। अगर वो कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अगर उनको कोई चीज नहीं समझ में आती तो बिना वो सोचे विचारे ऐसे तमाम क्वेश्चन पूछते हैं जिसको हम मनुष्य भी नहीं जानते, जिनके उत्तर को हम मनुष्य ने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की है। तो इसी तरीके से एक दिन क्या होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बेटी जो होती है वो भी उनसे प्रश्न कर बैठती है, प्रश्न पूछ बैठती है कि पापा ये जो हमारे नाखून हैं ये क्यों बढ़ जाते हैं। तो इस पर फिर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होते हैं वो काफी सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो बात सही है, ये जो इसका क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो काफी सही प्रश्न है कि ये जो नाखून है ये आखिर बढ़ते क्यों है। अगर हम इनको काट भी दें, ठीक है, इनको साफ भी कर दे, काट भी दे, तो फिर कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद ये फिर से वापस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि जैसे कोई अपराधी होता है, अगर उसने कोई गुनाह किया होता है और उसके गुनाह की सजा उसको दे दो और फिर वापस उसको जेल में बंद करके फिर वापस उसको निकालो बाहर, तो फिर वो क्या करेगा, फिर से चोरी स्टार्ट कर देगा। तो वैसे ही ये नाखून भी होते हैं और ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जब हम इनके अपराध की सजा इनको देते हैं, इनको काट देते हैं, तो ये एकदम से निर्लज होकर के उस सजा को स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर से कुछ दिन बाद ये बेहया की तरह 2-4 दिनों में ही बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इसको बार बार काटते हैं और ये बार बार बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न उठा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बेटी के अंदर, और फिर इसके आंसर को सोचते सोचते, समझते समझते जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उन्होंने पूरा का पूरा ये निबंध लिख डाला और बहुत कुछ इसमें व्याख्या किया है, बताया है हम आम इंसान के लिए, जिसको हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, जिसकी हम कोशिश भी आज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। कुछ दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा, पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम से लेने लगा।
ठीक है, उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इस हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। चलो पहले इतना समझ लेते हैं क्या यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम कौन थे, जब हम आदि मानव थे, ठीक है, जब हम वन मानव थे, जब हम जंगलों में रहा करते थे, हम आदि पुरुष थे, ठीक है, तो उस समय हमें जो थे हमारे नाखूनों की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आदि मानव थे जो जंगलों में रहते थे, या हमारे जो पूर्वज थे हम ही उनसे होकर किस तरीके से बने हैं, तो हमारे जो पूर्वज थे जो कि जंगलों में राज करते थे, जंगलों में रहा करते थे, उनको नाखूनों की काफी आवश्यकता थी, क्योंकि वो क्योंकि उनको खाने के लिए, ठीक है, रहने के लिए नाखून अत्यंत इंपॉर्टेंट थे। वो शिकार करते थे इन्हीं नाखूनों से और फिर चीड़ फाड़ करके उसमें से ही अपना भोजन निकालते थे, ठीक है। चाहे पेड़ों की डालियों पर उनको घर बनाना हो, तो हर एक चीज में उनके जो नाखून थे ये प्राकृतिक रूप से प्रदान उनको एक तरीके से औजार थे, अस्त्र थे, शस्त्र थे, जिनका इस्तेमाल वो जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, खाना खाने के लिए, पालन पोषण के लिए करता था। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य कई साल बाद क्या करने लगता है, फिर अपने आसपास की जो प्राकृतिक चीजें होती है उस पे उसकी नजर गई और फिर वो उनका सहारा लेने लगा। उससे वो बहुत सारे हथियार बनाने लगा, जैसे पत्थर के ढेले और फिर पेड़ों की बहुत सारी छाल या फिर पेड़ के इस तरीके से बहुत सारी चीजें वो यूज करने लगा। और करते करते उसने हड्डियों से भी सहारा लिया, हड्डियों से भी अस्त्र बनाया। और इतिहास में जो सबसे हड्डियों से बना सबसे ऐतिहासिक अस्त्र था वो था देवताओं के राजा का वज्र, ठीक है, यानी इंद्र का वज्र, जो किससे बनाया गया था, जो बनाया गया दधीची मुनि की हड्डियों से, ठीक है, जो काफी मजबूत था और अपने शत्रु के विनाश के लिए अत्यंत उपयोगी था। उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। तो ये सब मनुष्यों की ही देन थी, ठीक है। फिर क्या होता है, मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, जिनके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहारा लेनी पड़ी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग आए, सुपर्ण आए, यक्ष आए, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, इत्यादि इत्यादि, और लोहों के अस्त्र ने बाजी मारी। अभी तक क्या था कि जो मनुष्य था वो अपने वातावरण के आसपास जो भी चीजें मौजूद थी वो उससे हथियार बना रहा था। फिर वो पहुंचा हड्डियों से हथियार बनाने पे। फिर उसके पास आया एक तत्व जो कि है लोहा, जो कि काफी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बलशाली होता है। फिर मनुष्य उससे जाकर के हथियार बनाने लगा, औजार बनाने लगा। और इस हथियार और औजार के सामने देवता भी नतमस्तक थे, राक्षस भी नतमस्तक थे, उनके पास भी इसका तोड़ नहीं था। यहाँ तक कि जो देवता थे वो भी मनुष्यों के राजा से इसकी हेल्प मांगने लगे, क्योंकि उनके पास लोहा था, लोहे के अस्त्र थे। और इतिहास जो है अपनी गति से बढ़ता रहा, तमाम लोग आए, कुछ हारे कुछ जीते, ठीक है, लेकिन किसने बाजी मार रखी थी, बाजी तो मार रखी थी किसने, लोहों ने, ठीक है, लोहे के बने अस्त्रों ने, ठीक है, लोहे जैसे एक सूक्ष्म धातु ने, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। फिर कुछ और धातु का भी यहाँ पे आविष्कार हुआ। पतीलों वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुमानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है यह सबको मालूम है। नखधर मानुष एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला रही है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नखदंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले, चरने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर बात पहुंच गई है अस्त्र शस्त्र से बम पर, एटम बम पर, परमाणु बम पर और तमाम ऐसे हथियारों पर जो कि अत्यंत विनाशकारी है। उसके एक प्रयोग ही, एक यूज ही किसी देश, किसी शहर और उसके आसपास की जितनी तमाम चीजें हैं उनको नष्ट करने में कारगर है। तो मनुष्य एक नाखून जिसके
ये जो जो उसका प्राकृतिक रूप से हथियार जो भगवान ने उसको दिया था, प्रकृति ने उसको दिया था, और वो आज भी उसके पास उपलब्ध है। और मनुष्य क्या है कि अब उस हथियार को छोड़ वो काफी आगे बढ़ चुका है। अब उसका जो भरोसा है इन तमाम तरीके के औजारों पर जा चुका है, इन तमाम तरीके के अस्त्र शस्त्र पे जा चुका है, बम और परमाणु बम, ठीक है, इस तरीके की चीजों पे जा चुका है। और मनुष्यों के इसी चाहत ने, मनुष्य के इसी सोच ने, मनुष्य की इसी हरकत ने उसको एक गंदे कीचड़ में ढकेल दिया है। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे बता रही है कि आखिर मनुष्य तो एक पशु के साथ चरने वाला जीव था। प्रकृति आज भी उसको वही मानती है। प्रकृति को इस तरीके से कोई मतलब नहीं कि मनुष्यों ने आज किस तरीके का औजार बना ली, कितनी तरक्की कर ली, बल्कि प्रकृति तो उसको आज भी वही पशु के साथ चरने वाला वही जीव मानती है, क्योंकि नाखून तो उसके आज भी मौजूद है, नाखून तो उसके आज भी बढ़ रहे हैं, जो कि उस समय पर उसकी रक्षा के लिए उसको दिया था प्रकृति ने, लेकिन ये आज भी बढ़ रहे हैं और विलुप्त नहीं हुए हैं। लेकिन मनुष्य इन नाखूनों से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, उसकी सोच काफी आगे निकल चुकी है। आगे देखते हैं। तथा किम, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके की बातें की गई है, दो भावनाओं को, दो सोच को, दो धारणाओं को एक साथ दिखाया गया है। दो धारणाएं क्या हैं बता रहे हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि एक समय पर जब मनुष्यों के पास कोई ऐसे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वो क्या था, केवल अपने नाखूनों पर निर्भर रहता था। नाखून उसके सबसे कारगर हथियार थे कि अगर उस पर कोई हमला करने आए तो वो उस पे नाखूनों से हमला कर सके, दांतों से हमला कर सके। इस तरीके के हथियार उसको प्रकृति ने दिए हैं और प्रकृति आज भी भेद नहीं कर रही है। आज भी मनुष्यों के नाखून वो जलाए जा रही है, उनको बढ़ाए जा रही है। और एक समय पर मनुष्यों के जो बच्चे हुआ करते थे, उनके माँ बाप हुआ करते थे, वो उनको डांटा करते थे, समझाया करते थे कि बेटे नाखून मत काटो, क्योंकि नाखून तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, मुसीबत के समय तुम्हें सबसे ज्यादा काम देंगे। लेकिन अब का दौर है जहां माँ बाप अपने बच्चों को डांटा करते हैं, समझाया करते हैं कि नाखून बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जल्द से जल्द हो सके नाखूनों को काट दो या नाखूनों को काट के ही रखा करो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीन रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, ये उसकी भयंकर पावशी प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। मनुष्य की प्रस्तुता को जितनी बार काट दी वह मरना नहीं जानती है। ठीक है, यहाँ पे फिर से दो तरीके की धारणाओं को दिखाया गया है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो अभी भी अपने उसी बात पे कायम है कि जो नाखून है कमबख्त रोज बढ़ते हैं, मरते ही नहीं, झड़ते ही नहीं, जाते ही नहीं, क्योंकि वो तो अंधे हैं, उनको तो इस बात की समझ ही नहीं है। यानी सीधा सीधा कटाक्ष कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रकृति को कि प्रकृति को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, वो तो मनुष्यों की रक्षा के लिए इन नाखूनों को जलाए जा रही है, इनमें प्राण भरे जा रही है, इनकी गति को रोक नहीं रही है, इनका रुकना समाप्त नहीं कर रही है, इनका बढ़ना नहीं रोक पा रही है। जबकि इधर जो मनुष्य है उनको अब इन नाखून की एक रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, एक फूटी कौड़ी भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को इससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली औजार हथियार मिल चुका है, जिससे वो चुटकी बजाते ही कुछ मिनटों में, कुछ सेकेंडों में बड़े से बड़ी तबाही ला सकता है। तो ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और वो आगे कह रहे हैं कि मनुष्य तो नाखून यहाँ पे चाहता ही नहीं है। ठीक है, मनुष्य ऐसी कोई निशानी नहीं चाहता है, ऐसे कोई लक्षण नहीं चाहता है जिससे उसको एहसास हो, क्योंकि वो भी किस युग का है, वो बर्बर युग का है। ठीक है, बर्बर यानी उसी जंगली युग का
उसी आदिवासी काल का, जिस समय वो उसके पूर्वज जो थे आदि मानव हुआ करते थे, जानवरों के साथ एक साथ विचरते थे, जंगलों में रहते थे, मांस खाते थे और उनका जो जीवन था इस तरीके से गुजरता था। तो मनुष्य ऐसी कोई भी लक्षण अपने अंदर नहीं चाहता है, ऐसी कोई भी चीज अपने अंदर नहीं चाहता है जिससे उसको बार बार ये एहसास हो कि वो बर्बर युग से इतना आगे बढ़ा है, मतलब उस युग से आज मनुष्य ने इतना डेवलपमेंट किया है, इतनी प्रगति की है, उसको अपने अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं है चाहिए। पर नाखून अंधे हैं, नाखून समझ नहीं रहा, प्रकृति समझ नहीं रही है, वो तो अंधी है कि हमें नाखून दिए जा रही है, जिलाए जा रही है इसको, जबकि मनुष्यों को इससे कई गुना अधिक कारगर हथियार मिल चुका है। ठीक है, आगे वो कहते हैं, ठीक है, कि मनुष्यों का बर्बरता कहाँ घटा है, मतलब मनुष्यों के अंदर जंगलीपन है जो पहले हुआ करता था वो तो नहीं घटी। भले हमने नाखून काट लिया, अपने पूरे लंबे केश काट लिए, हम खड़े होकर चलने लगे, हम सभ्य तरीके से खाने लगे, हम सभ्य तरीके से रहने लगे, शिक्षा ग्रहण कर ली, तमाम चीजें हैं वो ग्रहण कर ली, कपड़े पहनने लगे, सभ्य सोसाइटी में रहने लगे, बोल चाल हमें आ गया, इतना डेवलप कर लिया। तो लेकिन जो हमारे अंदर की जो पशुता है, बर्बरता है, ठीक है, जंगलीपन है, वो कहाँ घटी है। ठीक है, क्योंकि जंगली लोग होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनके अंदर कोई बुद्धि, कोई विवेक नहीं होता है, कोई सोच समझ नहीं होती है। उनका जीवन तो केवल इसी बात पे है कि आज खाना है, आज पेट भरना है और सो जाना है। ठीक है, और जो भी सामने आ रहा है सब उसके दुश्मन है, उसको उससे रक्षा करनी है। तो सेम जो प्रवृत्ति है, सेम जो नेचर है, वो भी इंसानों के अंदर अभी बरकरार है। कि अगर आप देखोगे इतिहास में हिरोशिमा का जो हत्याकांड है, हिरोशिमा हत्याकांड है क्या है, बहुत बच्चे सोच रहे हो, बहुत बच्चों को ज्ञान ही नहीं होगा इसके बारे में। तो जापान में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो आपका हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया था, इतिहास में पहली बार जब एटम बम का यूज हुआ था, उससे बहुत बड़ी तबाही आई थी। और ये केवल तबाही ऐसी नहीं थी कि 1 घंटा 2 घंटा, कुछ महीने कुछ साल चले, इसके निशान कई साल तक, अभी पिछले कुछ साल तक देखने को मिलते हैं। इससे इस तरीके से, इस लार्ज स्केल पे यहाँ पे तबाही हुई थी, जैसे कोई पशु ही कर सकता है, कोई मानव ये तबाही नहीं ला सकता। इतना निर्दयी, इतना निर्लज, इतना बेहया मानुष कैसे हो सकता है, मनुष्य कैसे हो सकता है, क्योंकि वो इस तरीके का कैसे इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी का हत्याकांड कर सकता है। ये तो कोई नासमझ जानवर ही कर सकता है। तो मनुष्य के अंदर जो जानवरपन है, जो बर्बरता है, वो बिल्कुल नहीं हटा है। ये किसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, ये किसकी सोच यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये दिखाया जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस निबंध द्वारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई जाती है। त्रिकोण, ठीक है, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे उनको। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व, 2000 साल वर्ष पूर्व जो भारत था, जो यहाँ के भारतवासी थे, वो इस नाखूनों से बड़ा प्रेम करते थे, इनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड करते थे, बहुत इनको रोचक तरीके से इनका साज सज्जा करते थे, इनका श्रृंगार करते थे, बड़े बड़े नाखून रखा करते थे और इनको कटिंग भी करते थे, मतलब कि डिफरेंट आकार में इनको काटते थे। कोई तिकोना आकार में काटता था, कोई ट्रायंगुलर शेप में काटता था, कोई सर्कुलर शेप में काटता था, कोई अर्ध चंद्रमा के शेप में काटता था, कोई दांतों के शेप में काटता था। और तमाम यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जिससे मनुष्य का ये दिखाया गया है कि उसका कितना कनेक्शन हुआ करता था, कितना जुड़ाव हुआ करता था नाखूनों के साथ आज से 2000 साल पहले। और ये आपका लिखा है इस पुस्तक पे, कामसूत्र में लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या जुड़ाव था मनुष्यों का नाखूनों से और किस तरीके से उसको ये यहाँ पे सजाते थे, संवारते थे और क्या क्या चीजें किया करते थे। ठीक है, और यहाँ बता रहे हैं कि 2 चीजें हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत के 2 क्षेत्र, ठीक है, एक आपका दक्षिण का क्षेत्र
और एक आपका ऊपर का क्षेत्र। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कोलकाता मान लो एक जगह है, यहाँ पे कोलकाता जैसे शहरों में, कोलकाता जैसे देशों में उस समय लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे, उनको सजना संवारना पसंद करते थे। और जो दक्षिण के साइड के लोग थे, दक्षिण के क्षेत्र के लोग थे, वो क्या करते थे, वो इन नाखूनों को छोटा छोटा रखना पसंद करते थे। और ये संवारते कैसे थे, इन पे ये मोम लगाया करते थे। मोम अभी भी आप जानते हो कि वैक्स, ठीक है, ये मोमबत्ती वगैरह जानते होंगे, तो वो इस पे लगाया करते थे, इसमें घसा करते थे ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए, सपाट हो जाए। उस पर वो क्या किया करते थे, उस पर वो नेल पेंट वगैरह लगाया करते थे, उसको संवार के रखा करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, देखते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चय मत है कि मानव वृक्ष का भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन सहज वृत्तियां रह गई हैं, दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता घटी है। ततएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे प्रवृत्तियां अनायास ही अपने शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि वैज्ञानिकों का मत है, वैज्ञानिकों का यहाँ पे स्टडी है, अध्ययन है कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग हैं, ठीक है, जो कि पहले काफी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता तो वो हमारे शरीर से अलग भी हो गए। जैसे कि अगर आपको पता होगा या फिर अगर आपने पिक्चर वगैरह देखी होगी, तस्वीरें वगैरह देखी होगी, पुस्तकें पढ़ी होगी, तो उसमें दिखाया जाता है कि जो हम आदि मानव थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनकी पूंछ भी हुआ करती थी। ठीक है, तो वो पूंछ समय के साथ धीरे 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 जब उनका यूज कम हो गया, उनका उपयोग कम हो गया, तो वो पूंछ धीरे धीरे हमारे शरीर से अलग हो गया और वो अब हमें दिखाई नहीं देता है, हमारे शरीर से हट ही चुका है ही नहीं हमारे शरीर में। ठीक है, तो नाखून भी और बाल भी कह सकते हो कि इनमें से ही चीजें हैं कि धीरे धीरे काम कर रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बता रहे हैं ये कि हमारे मानव शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो कि खुद ब खुद काम करते हैं। ठीक है, वो हमारे मर्जी के हिसाब से काम नहीं करते, वो खुद पे खुद काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पलके फड़कना, पलके बंद होना, खुलना, ठीक है, मानव शरीर का धड़कना, दिल का धड़कना, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि स्वयं काम करती हैं। ठीक है, नाखूनों का बढ़ना भी उनमें से एक है, हमारा इस पे कोई बस नहीं, हमारा इस पे कोई रोक नहीं है। और केश यानी बाल, ठीक है, हम चाहे तो अपने मन से ऐसा नहीं है कि आज बाल कटवा दिया और ये बाल कभी हमेशा बढ़ेंगे ही नहीं, हमेशा के लिए वैसे ही रहेंगे, नहीं, ये भी हमारे चाहने न चाहने से नहीं हरकत करते हैं, नहीं काम करते हैं, ये समय के साथ बढ़ेंगे ही और हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे बस में नहीं है और ये अपने ही मन मुताबिक काम करती है, खुद ब खुद काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मानवता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं ही पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। ठीक है, यहाँ पर जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी का जो प्रश्न है वो मुझसे नहीं है, वो मानव जाति से है। वो मानव जाति से पूछ रही है कि जानते हो हमारे जो नख है, हमारे जो नाखून है, हमारे जो नेल है, वो आखिर बढ़ते क्यों हैं? ये किसकी निशानी है? ये पशुता की निशानी है। वह पशुता जो हम आज से कई हजार गुना साल पहले छोड़ चुके हैं पीछे और मानव सभ्यता की ओर बढ़े हैं, या फिर ये मानवता की ओर बढ़ने की निशानी है? ठीक है, ये किस ओर बढ़ने की निशानी है? नाखूनों का बढ़ना, क्योंकि अब तो हम सभ्य हो गए, अब तो हम मनुष्य हो गए, अब हमें किसी पे हमला करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने बचाव में नाखूनों की जरूरत नहीं है। तो ये तो पशुता की निशानी, नाखूनों का बढ़ना पशु में माना जाता है। ठीक है, कि उनको उसका काम होता है, तो ये उनके लिए है, ये हमारे लिए तो नहीं है। तो मेरी जो पुत्री है, मेरी जो बेटी है, वो मानव जाति से ही यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है कि क्या जरूरत है नाखूनों के बढ़ने की? ये हमारे पशुता की निशानी है या हमारे मनुष्यता की ओर बढ़ने की निशानी? आखिर निशानी किसकी ओर है? इसी तरह से मैं भी यहाँ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो लेखक है वो भी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, हम मानव जाति से ही, हम इंसानों से ही, कि अस्त्र शस्त्र बढ़ना। ठीक है, मतलब आज जो आप जानते हो, जो देश, अलग अलग जो देश है, तमाम देश है, वहां पे होड़ सी लग गई है। ठीक है, कि अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ाना एक होड़ सी लग गई है। आए दिन अलग अलग देश अपने शस्त्रों का प्रचार करते हैं, पूरे टीवी पे प्रसारण होता रहता है। कोई किसी देश में कभी किसी चीज का शो ऑफ चल रहा है, शोबाजी चल रही है। ठीक है,
और कभी किसी कोई देश युद्ध का अभ्यास कर रहा है, ठीक है। और आए दिन युद्ध भी तो हो रहे हैं इतने देशों में, तमाम देशों में आज युद्ध भी तो चल रहे हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर ले लो, ठीक है, ईरान इराक की वॉर ले लो। जिस तरीके से यहाँ पे लड़ाइयां चल रही, जिस तरीके से हम अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने अस्त्र शस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ये किस चीज की निशानी है? ये पशुता की निशानी है या फिर ये इंसानियत की निशानी है, ये मनुष्यता की निशानी है? क्योंकि युद्ध से, अस्त्र शस्त्र से किसी का भला नहीं हुआ है, इससे सिर्फ मानव जाति का क्या हुआ है? नाश हुआ है, विनाश हुआ। ये हम एक दूसरे को मारने के लिए, हम ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हम ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपना पावर दिखाने के लिए ही ला रहे हैं, बना रहे हैं। तो आखिर ये किस चीज की निशानी है? ये कौन पूछता है? ये पूछ रहा है राइटर यहाँ पर, ठीक है। आगे है, भारतीय भाषाओं में से प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यक्त होता। 15 अगस्त को जब हम अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे हैं, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक नई बात आई है, ठीक है। अब राइटर के मन में, लेखक के मन में एक नई भावना आई है कि जो अंग्रेजी का जो शब्द है, इंग्लिश का जो शब्द है इंडिपेंडेंट, उसका जो अर्थ होता है उसमें कहीं भी स्व का बंधन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट को अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, उसका अर्थ यहाँ पर हो जाता है स्वाधीनता, ठीक है। मतलब स्व के, स्वयं के अधीन होना, स्वयं के अधिकार में रहना, ठीक है। लेकिन जब हम इंग्लिश में इस चीज को बोलते हैं तो वहां पर होता है पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होना, आजाद होना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं डिपेंड होना, उसमें स्व का अभाव होता है, ठीक है। तो ये कोई हमारी भाषा की गड़बड़ी है कि इतने साल से हम गलत तरीके से इन चीजों को समझते आ रहे हैं, या कोई और चीज? तो उसको आगे देखेंगे क्या है यहाँ पे। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमने यहाँ पर हिंदी उसका अनुवाद किया है, इंडिपेंडेंस का जो हमने हिंदी अनुवाद किया है, स्वाधीनता, ये कोई अनजाने में नहीं है, ये कोई भूले बिछड़े नहीं है, और हम भारतवासी कोई अज्ञानी मनुष्य मानव नहीं है। हमारे जो वेद पुराण या तमाम जो इतिहास की बुक है, तमाम जो पौराणिक बुक है, उसमें बहुत तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें स्व का बंधन सिखाया गया है। और ये स्व का बंधन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी है कि हमेशा स्व को, स्वयं को एक बंधन में बांध के रखना और ऐसे अनैतिक कार्य को नहीं करना जिससे दूसरों को परेशानी हो और दूसरों के लिए हम परेशानी का सबक बने, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर यही सारी चीजें बताई गई है कि जो स्व का बंधन है, यानी पुराने का जो मोह है, ठीक है, यहाँ पे पुरानी चीजों का मोह बताया गया है। हमारे ऐसे बहुत सारे संस्कृति है, हमारा ऐसा बहुत सारा कल्चर है, हमारा ऐसे बहुत सारी चीजें हम फॉलो करते हैं जो कि कई साल पुरानी परंपरा से चली आ रही है, जिसको आज भी हम निभाते हैं, चलते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा जुड़ाव है, कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहना चाहते हैं कि सभी पुरानी चीजों को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना या मानते रहना भी अच्छा नहीं होता है। जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं, भली हैं, आप केवल उनका स्मरण कीजिए, उनका यहाँ पे अनुसरण कीजिए। बाकी जो चीजें आपके खिलाफ हैं, जो आपको तकलीफ देती है, उनको कहीं ना कहीं छोड़ना ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। जैसे मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल फटाफट से देती हूँ कि जैसे मान लो कि यहाँ पर बात की जा रही है भारत में व्याप्त तमाम कुरीतियों की, जैसे कि मान के चलो एक बाल विवाह हो गया, दूसरा यहाँ पर हो गया सती प्रथा हो गई, ठीक है, विधवा विवाह हो गया, ठीक है। तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के लिए काफी बुरी चीजें थी और जिनको हमने खत्म किया, उनसे हमने मुक्ति पाई, उनको हमने छोड़ा। तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर हुआ और हमारा देश इन चीजों से उभर पाया और उसने
तरक्की की। और ये आगे कह रहे हैं लेकिन सभी पुरानी चीजों को छोड़ना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और कालिदास का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, कालिदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें हमेशा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि जो भी चीजें हमें बताई जा रही है, समझाई जा रही हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जो कि हमारे पूर्वज हमें बताते हैं, जो पुरानी संस्कृति होती है, जो पुराना कल्चर होता है, ठीक है, उनको हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और जो उसमें से जो अच्छी बातें होती है जिनको हम अपना सकते हैं उनको अपनाना चाहिए, और उसमें जो बुरी बातें होती हैं जिनको अपनाई नहीं जा सकती उनको कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति तरक्की करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं मनुष्यता के निशानी होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रहती हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार के इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की है, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधन से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राणियों के, ठीक है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के दुख सुख समझने के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर कि हमारे देश में तमाम प्रकार की जातियां आई, वो कभी लड़ी आपस में, फिर क्या हुआ, लास्ट में अंत में क्या हुआ कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ा, और इस तरीके से भारत की जो है नींव पड़ी। भारत देश ने इस तरीके से प्रगति किया, इतिहास लिखा, तमाम क्षेत्रों में तरक्की किया, ठीक है। और जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, तमाम जो ज्ञानी वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने जो ज्ञान विज्ञान का जो उनके पास भंडार था उससे एक बहुत अच्छी चीज निकाली, सभी जातियों से, सभी धर्म से एक अच्छी चीज निकाली, वो था यहाँ पर स्व का बंधन। अपने आप पे स्व का बंधन, अपने आप को बांध के रखना, क्योंकि मनुष्य और पशु, ठीक है, वो दोनों बहुत अलग हैं और बहुत सिमिलर भी है। मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं, बहुत ज्यादा मेल भी खाते हैं, और एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं। मेल इस सेंस में खाते हैं, मेल इस चीज में खाते हैं क्योंकि वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, हम मनुष्य भी सांस लेते हैं, वह जीव भी सोते हैं, जीव जंतु भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, हम मनुष्य भी सोते हैं। हमारे शरीर को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, आराम की आवश्यकता होती है, उन मनुष्यों को भी, उन पशुओं को भी आराम की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम पशु और मनुष्य बहुत हद तक सिमिलर हैं, और प्रकृति ने भी हमें एक जैसा ही बनाया था, ठीक है। तभी हमारे नाखून दिए थे ताकि हम भी रक्षा कर सके अपनी किसी चीज की, अब किसी चीज से अपनी, जैसे कि उन पशुओं को मिला था कि वो अपनी रक्षा कर सके, तभी उनके नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, दांत होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें होती है। वैसे हम मनुष्यों को भी यही दांत नाखून वगैरह मिला था ताकि हम भी अपनी रक्षा कर सके। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी हमें सामान्य मानती है, एक तरीके का मानती है, और हम सामान है भी बहुत सारी चीजों में, लेकिन हम अलग भी हैं उनसे, बहुत ज्यादा अलग हैं, क्योंकि हमारे में उनसे अलग क्या है, जो हम हैं अलग संयम, हमारे अंदर संयम है, कंट्रोल है। हम दूसरों के दुख सुख में भागीदार हो सकते हैं, दूसरों के दुख समझ सकते हैं, दूसरों के सुख को समझ सकते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इस चीज की सोच और समझ हमारे अंदर है, ठीक है। और हमारे अंदर श्रद्धा है, किसी के प्रति आदर है, सम्मान है, हमारे प्रति तप है, किसी काम को करने के प्रति जुनून है, जज्बा है, ठीक है। इस तरीके से हमारे अंदर त्याग है, सेक्रीफाइस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मनुष्यों के ऊपर स्व का बंधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्वयं पर बंधन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अन्यथा हम जैसे मनुष्यों में और किसी भी पशु में अंतर नहीं रह जाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। और यही स्व का बंधन हमें देखने को मिलता है जब हम इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे है, गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह आत्मनिर्भर बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि उनका क्या उपदेश था,
उनका क्या लक्ष्य था कि हम मनुष्यों को वो क्या उपदेश दें, तो वो उन्होंने भी सेम स्व के बंधन को, आत्मनिर्मित बंधन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत ज्यादा तजुर्बा दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा उपयोगी बताया है हम मनुष्यों के लिए। और हमें हमेशा सत्य, अहिंसा, अक्रोध मूलक जैसे धर्म को पालन करने की बात बताई है। आगे देखते हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी और मशीन बैठाओ और उत्पादक बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत करो, प्रेम की बात सोचो, आत्मशोधन की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। और यहाँ पर उन्होंने फिर से यहाँ पे स्व का बंधन आया है। स्व का बंधन मनुष्यों का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता, उसे गोली मार दी गई, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। अभी यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। पहले तो यहाँ पे राजनेताओं की बात बताई गई, हमारे देश के विदेश के जो नेतागण होते हैं, ठीक है, जो मंत्री होते हैं, उनकी बात बताई गई कि वो किस चीज को हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं कि और धन कमाओ और उत्पाद करो और कारखाने लगाओ और वस्तुओं की बिक्री करो और वस्तुएं बनाओ, ठीक है। तो हमेशा वो यही कहते हैं कि ये करो, बाहर से ये करो, बाहर से वो करो, बाहर से ये करो, धन वृद्धि करो। हमेशा वो इसी चीजों की बात करते हैं कि उपकरण बढ़ाओ, औजार बढ़ाओ, हथियार बढ़ाओ, ठीक है। नहीं देखते हो कि आज तमाम जो देश है, हर दूसरे दिन आपको टीवी पे दिखता होगा, मोबाइल पे दिखता होगा कि आज इस देश ने अपने देश में इस तरीके का उपकरण बनाया है, इस तरीके का औजार बनाया है, इस तरीके का फाइटर जेट बनाया है, इस तरीके का परमाणु बम बनाया है, इस तरीके की ये चीज मिसाइल बना ली है ताकि दूसरे देश पर इस तरीके से हमला किया जाए। तो ये सारे कौन कर रहे हैं? ये सारे कर रहे हैं काम राजनेता या हमारे देश के मंत्रिमंडल, ठीक है। इस तरीके के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ बात की जा रही है बूढ़ा आदमी, यहाँ पर कौन से बूढ़े आदमी की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है महात्मा गांधी जी की, जिन्होंने कहा कि बाहर नहीं अंदर देखो, अंदर झांको, खुद में झांको, सत्य बोलो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अहिंसा मतलब कि किसी पे हिंसा, ठीक है, यानी कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजों से दूर रहो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप उन्होंने बताई कि आराम हराम है, प्रेम की बात सोचो, आपस में बना के रखो, एक दूसरे के काम आओ, तमाम चीजें वो उन्होंने यहाँ पे बताई। और फिर यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि उन्होंने स्व के बंधन को, ठीक है, अपने ऊपर लगने वाले स्व के बंधन को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना कि हमेशा इंसान को अपने ऊपर एक बंधन लगा के रखना चाहिए, ठीक है, तभी वो इंसान पशु से अलग हो सकता है, ठीक है। और आगे ये कह रहे हैं कि पता नहीं उस बूढ़े यानी उस महात्मा गांधी की बात किसी को अच्छी लगी नहीं लगी, इसके बारे में मैं नहीं जानता। और जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार करके। तो आगे ये कह रहे हैं कि उस आदमी की बात, उस बूढ़े की बात किसी को अच्छी लगी कि नहीं लगी मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो किसका सबूत है? जो सबूत है पशुता का, ठीक है। उन्होंने तो यहाँ पर मनुष्यता वाली बात बताई, इतनी गहरी बातें बताई, इतनी विचारक बातें बताई, और कितना ये सोच समझ करके कितनी कितनी महान बातें। और कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी सामान्य इंसान ये सारी बातें सोचता नहीं है, बताता नहीं है, पर उस बूढ़े व्यक्ति ने इतनी सोच विचार करके इतनी महान विचार धारणा की बातें बताई। लेकिन फिर भी क्या हावी रहा लोगों पर हावी रही पशुता, और उनको गोली मार दी गई, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई थी। उस दिन मनुष्य की पशुता विलुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन हमारा वह मरणोशास्त्र का प्रयोग भी करना बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को अपरिचित करा देना चाहिए। अवांछित ज्ञान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्यों के भीतर की पशुता की निशानी और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, ठीक है। तो यहाँ ये यही बता रहे हैं कि शायद जो हमारे नाखून है वो कभी बढ़ना बंद होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग थे जिनका हम काफी समय तक इस्तेमाल नहीं करते आए हैं, तो वो हमारे शरीर से विलुप्त हो गए। जैसे कि हमारे शरीर में
हम पूंछ भी हुआ करता था, मानव शरीर में पूंछ भी हुआ करता था पशु की तरह, ठीक है। लेकिन जब हमने सीधे खड़े होकर के चलना शुरू कर दिया, उस पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो कई साल लगे और वो पूंछ हमसे विलुप्त हो गई, गायब हो गई। आज उस पूंछ का कोई नामो निशान नहीं है। तो शायद इसी तरीके से जब हम अपने इस नाखूनों का यूज नहीं करेंगे तो ये भी विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। और हमारे अंदर पशुता की, हमारे अंदर उस आदि मानव काल की, हमारे अंदर उस बर्बरता काल की कोई भी निशानी नहीं मिलेगी। लेकिन तब तक हम मनुष्यों को, अपने बच्चों को इस बातों से अनजान रखना पड़ेगा कि नाखून बढ़ना पशुता की निशानी है। इस प्रकृति ने हमें ये अपने बचाव के लिए दिया था। जैसे जानवरों को मिला हुआ है, वैसे ही हम भी एक टाइम पे जानवर थे, हमारे अंदर भी ये लक्षण थे। लेकिन नाखून जो काटना होता है वो मनुष्यता की निशानी है, आदर्श बनने की निशानी है, ठीक है। आगे देखते हैं। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणशास्त्र के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। अब ये यहाँ बता रहे हैं, दो चीजों में वापस से इन्होंने कंपेयर किया है, तुलना की है, सफलता में और चरितार्था में, ठीक है। सफलता क्या है कि मनुष्य किसी भी हद तक जाके अगर कोई वस्तु अपने आडंबर से ले लेता है तो उसको वो सफलता मानता है। जैसे आपको कोई बड़ी कार लेनी है, कोई ट्रिप करना है, ठीक है, तो ये अगर आप उसे कर लेते हो, कार ले लेते हो, ट्रिप पे चले जाते हो, या परीक्षा में ही मान लो फर्स्ट सेकंड आना चाहते हो, तो वो आ गए, नंबर आपने अच्छा ले आया, आपका पेपर में नाम छप गया, फोटो छप गई आपकी, ठीक है, तो वो आपकी सफलता हो गई, वो मनुष्य की सफलता हो गई। लेकिन चरितार्था क्या होती है? चरितार्था मतलब होती है दूसरों का दुख समझना, ठीक है, दूसरों से प्रेम भाव रखना, दूसरों से मित्रता की भावना रखना, त्याग करना, ठीक है, दूसरों के काम आना, निस्वार्थ भावना से किसी की मदद करना, तो ये सारी चीजें होती हैं चरितार्था की निशानी। तो भले आप एक सफल व्यक्ति हो जाओ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके अंदर चितार्था भी डेवलप हो जाए, उसकी गुण भी आ जाए। तो जिस प्रकार यहाँ पर नाखून बढ़ते हैं वो पशुता की निशानी है, लेकिन उसको नहीं बढ़ने देना ये मनुष्यता की निशानी है। तो इसी तरीके से आप सफलता को प्राप्त करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, पाइए, उस लक्ष्य को हमेशा हासिल करने की सोचिए, लेकिन उस भावना में आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आप लोगों से बुरा भला नहीं कहेंगे, आप लोगों से हमेशा मित्रता का भाव रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातों का हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम पशुओं से अलग हैं, हम मनुष्य हैं, तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए, इस पार्ट में सभी शब्दार्थ का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस चैप्टर में काफी डिफिकल्ट वर्ड, काफी कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ को आपको जानना थोड़ा पड़ेगा। तो मैं एकदम साइड हट जा रही हूँ, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। वैसे तो ये आपके बुक में भी अवेलेबल है, बट अगर आप बुक से नहीं पढ़ रहे, आपके पास बुक नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं एक एक चीज यहाँ पढ़ाती हूँ ताकि कोई भी सेक्शन आपका छूट ना पाए, ठीक है। मैं पढ़ूंगी नहीं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन आंसर भी देखना है, प्रश्न उत्तर भी करना है, तो ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि इस चैप्टर में, इस पार्ट में कई सारे शब्दार्थ हमें देखने को मिलेंगे और काफी सारे नए शब्द हैं जिनको आपने नहीं सुना होगा, इस वजह से आपको इनको देखना होगा, ठीक है। विधा पूछी जाएगी इस चैप्टर की, तो आपको क्या लिखना होगा, ये एक निबंध है, ठीक है। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी, तो उसमें मैं सारे चैप्टर के राइटर का नाम लिखूंगी, ताकि आपको एक वीडियो में वन शॉट में मिल जाए सारी चीजें, और वो जो पाठ है किस विधा में लिखी गई है, कविता है, गद्य है, पद्य है, निबंध है, नाटक है, ये सारी चीजें आपको उस एक वन शॉट से ही क्लियर हो जाए, ताकि आपके वन नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपसे वहां पे अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलो, क्योंकि समय का अभाव है, समय कम, इसलिए एक एक पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो यही था इस चैप्टर का पूरा एक शब्दार्थ। चलो अब देखते हैं इस चैप्टर में आए हुए सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलो शुरू करते हैं इस पार्ट के में आए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आप सभी को। तो अगर आप भी ढूंढ रहे इस चैप्टर में लेसन 1 से लेसन 17 तक के सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस, पार्ट का सारांश या फिर पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो इसी एक चैनल पर आपको मिल जाएगा। नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर को भी आपने अटेंड नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, उसकी लिंक से आप वहां पे ज्वाइन होकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेना, चैप्टर समझ लेना, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर वीडियोस चाहिए, इन क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको चाहिए, तो हमारे ऐप पर, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप पर
प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पे चले जाना और उसके सब्सक्रिप्शन खरीद लेना, वहां जाके आराम से बैठकर आप पढ़ सकते हो डेली के डेली। और अगर आपको है तो आप व्हाट्सएप नंबर भी हमारा ऐड कर सकते हो और वहां भी हमसे कनेक्ट करके परचेज करने का प्रोसेस जान सकते हो। और अगर किसी को नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन, कोई यही पढ़ना चाहता है, यूट्यूब पे पढ़ना चाहता है, तो मैं यहाँ पर फ्री में बिल्कुल आपको पढ़ाई रही हूँ, तो इसका आप लाभ जरूर उठाइएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब रखना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलो शुरू करते हैं पार्ट को फटाफट से। आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ लेते जाना, नोट्स बनाते चलना, मैं बिल्कुल कॉर्नर में हट रही हूँ ताकि आप एकदम एक एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? उपयोगी हथियार, ठीक है। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपनी अधीनता, ठीक है। स्वाधीनता का अर्थ है अपनी अधीनता। पशुता से आश्रय है, क्या आश्रय है? 3 यहाँ पे 4 यहाँ पर सेंटेंस दिया गया जिसमें से जो सही है आपको वो टिक करना है। तो इसका आश्रय है बुरी प्रवृत्तियां, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया है, मैंने पूरी बुक आपको रीड करके सुनाई है, उसमें से कोई एक यहाँ पे गलत है, कोई एक नहीं था। क्या है यहाँ पे? लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य का दांत और नाखून है, हाँ सही है। रामचंद्र जी की वानरी सेना पत्थर के ढेले और पेड़ की डालों से उसने वो वहां पे समुद्र का निर्माण, समुद्र के ऊपर ब्रिज का निर्माण किया था, तो ये भी सही है। नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, लोहे के शस्त्र और घोड़े, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। और एक है आपका देवताओं का राजा इंद्र दधीची मुनि की हड्डियों से बना वज्र, ये भी सही है, ठीक है। लेखक निराश क्यों होता है? क्यों होता है? मनुष्य द्वारा पशुता को जीत न पाने के कारण, ठीक है, क्योंकि नाखून अभी भी हम पे हावी है, ये बढ़ ही रहे हैं, जो कि पशुता की निशानी है। सहजात वृत्तियों का क्या होता है? जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां, ठीक है। सहजात प्रवृत्तियां वो होती है जो जन्म के साथ हमारे साथ उत्पन्न होती है, जैसे कि नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का दोबारा निकलना, तो ये सारी सहजात प्रवृत्तियां हैं जो कि मानव को प्रकृति प्रदान करता है, ठीक है। नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना चाहिए? जांच परख करनी चाहिए कि क्या सही है, नए में से क्या सही है उनको हमें धारण करना चाहिए। सारी नए ट्रेंड भी अच्छे नहीं होते, सारे नए चीज कल्चर भी अच्छे नहीं होते, जिसमें जो बेटर है, जो सही है हमारे लिए, उनको जांच परख के पकड़ना चाहिए। और पुराने में भी उन्हीं चीजों को छोड़ना चाहिए जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का क्या उद्देश्य था? ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन थी ऊपर कि जो बंदरिया है वो अपने बच्चे को दबाए हुए है, पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, क्योंकि उसका जो बच्चा है मर चुका है। तो अगर उसके दबाए रखने, चाहे वो उसको कुछ घंटे दबाए, कुछ साल दबाए, वो अगर उसको दबाए रखेगी, पार पकड़ के रखेगी, तो वापस जिंदा तो नहीं हो जाएगा, उसमें जान तो नहीं आ जाएगी। तो उसी तरीके से ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है जो हमारी रूढ़िवादी क्या है, ठीक है, कल्चर होते हैं, उनको हमें, प्रवृत्तियां होती है, उनको हमें छोड़ना होता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको दिया था, कुछ उदाहरण भी दिया था, जैसे बाल विवाह हो गया, ठीक है, विधवा विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, ऐसे करके तमाम जो कल्चर हैं, या फिर जात पात का जो भेदभाव है, ऐसे तमाम जो कल्चर हैं उनको हमें समय के साथ छोड़ना होगा, अदरवाइज वो हमें हार्म ही करेंगे, नुकसान ही देंगे, उनसे हमारा कभी भला नहीं होगा, ठीक है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक है संयम, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस बात पर अधिक बल दिया था? आत्मतोष पर, ठीक है, इस बात पे ज्यादा बल दिया था। मनुष्य की पूंछ झड़ गई क्योंकि वह अनुपयोगी थी, अब हमारे किसी काम की नहीं थी, इस वजह से वो निकल के हट गई। शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है? शस्त्रों का बढ़ना, हथियारों का बढ़ना क्यों अनावश्यक है या क्यों आवश्यक नहीं है? क्यों? क्योंकि वो मानव कल्याण के खिलाफ है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है क्योंकि उसने मनुष्य का संघर्ष व्यक्त किया है, ठीक है। जब आप कोई चीज पाते हो संघर्ष करके, त्याग करके, ठीक है, तो वो फिर आपका क्या होता है कि उसमें आपका संघर्ष व्यक्त होता है और उसको प्राप्त करने में फिर अलग आनंद रहता है, ठीक है। लेखक के अनुसार प्राचीन काल में नाखून का बढ़ना अच्छा माना जाता होगा और अब नाखून का काटना अच्छा माना जाता है। आपकी दृष्टि में यह अंतर कम से कम एक कारण लिखिए, ठीक है, तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। चलो, लेखक का मानना है कि प्राचीन काल में मानव सभ्यता का विकास इतना नहीं हुआ था, लाखों साल पहले पशु और मानव में कोई अंतर नहीं था, मैंने सब कुछ बताया ही आपको। वह भी जानवर की तरह गुफाओं में रहता था, पेड़ों पे रहता था और पेड़ फल वगैरह तोड़ के खाता था, मांस खाता था, ठीक है। झगड़ा होने पर जीवन रक्षा के लिए नाखूनों का इस्तेमाल करता था। मनुष्य और जानवर में कोई अंतर नहीं था, जैसे मनुष्य
रहता था उस टाइम वैसे ही आज जानवर भी रहता है, ठीक है। दांतों से भी हमला करता होगा, तब मनुष्य की नाखून आवश्यक होंगी, जाहिर सी बात है उसके नाखून के लिए उपयोग रहा होगा, पर आज नहीं है, ठीक है। आज किसी प्रकार से भी हमारे नाखून उपयोगी नहीं है, आज ये पशुता का प्रतीक बन गई है। इसलिए लेखक का कहना है कि नाखून बढ़ने देना, पशुता को अपने हृदय में बनाए रखना, इसलिए इस काटना और अपने मन से शत्रुता को खत्म करना होगा, ठीक है। और हमें नाखून काटने की सलाह दे रही है, दिया जा रहा है यहाँ पे, और अपने मन से, अपने तन से, अपने जीवन से जो पशुता है, व्यवहार में जो पशुता है उसको हटाने का यहाँ पे संदेश दिया जा रहा है। अस्त्र शस्त्रों के बढ़ते हुए प्रयोग ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में अपने विचार कम से कम 100 शब्दों में लिखो। तो एक बार देख लो, ठीक है। यहाँ पर वही एक आपका हिरोशिमा और नागासाकी का एक घटना का वर्णन भी है, तो उसको भी यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कितना ये ज्यादा हिंसककारी है हमारे लिए, वही सारी चीजें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारतीय संस्कृति में स्व के बंधन को आवश्यक माना गया है, एक उदाहरण देते हुए विचारों की पुष्टि कीजिए। भारतीय संस्कृति के अनेक श्रेष्ठ गुणों में से एक है स्व का बंधन, जो कि हमारे स्वतंत्रता दिवस में भी दिखता है। इसके साथ ही लेखक यह भी कहता है कि पुराना सब कुछ अच्छा नहीं होता। जैसे वो अगर बंदरिया वहां पर अपने मरे हुए बच्चे को दबा के बैठी है तो वो जीवित नहीं होगा। इस तरीके से हमारी जो पुरानी परंपरा है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, सारे अच्छे नहीं होते हैं, ये लेखक का मानना है, लेखक का कहना है, ठीक है। पुराने से चिपटे रहना बुद्धितम नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, जो पुराना है वो बेकार है, यह सोचना भी उचित है। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो चीजें पुरानी है, चलती आ रही है, परंपरा है, कल्चर है, वगैरह वगैरह है, उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, वो हमारे लिए किसी प्रकार से उपयोगी नहीं, और सब की सब बेकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इस बात को एक उदाहरण समझा जा सकता है। बंदरिये अपने बच्चे को मर जाने के बाद भी उसे छाती से चिपकाए रहती है, वह स्वयं के बंधन के कारण है। उसकी अंधी ममता मनुष्य के जीवन का आदर्श नहीं बन सकती। हमें किसी बंधन का आंख मूंद कर पालन नहीं करना चाहिए, अपितु वैज्ञानिक सोच, निरीक्षण, जांच पड़ताल के बाद उसे उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। समझ गए? आगे देखते हैं। गांधी जी किस प्रकार के सुख को मान्य जाति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, क्या आप उनसे सहमत है? तर्क दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, देख लेते हैं इसको फटाफट से। आज के सत्ताधारी कहते हैं कि जब तक कारखाने नहीं लगाए जाएंगे, मशीनें नहीं लगाई जाएंगी, उत्पाद पहले से अधिक नहीं किया जाएगा, तब तक मानव सुखी नहीं है। मैंने आपको ऊपर ही बताई वाली बातें। महात्मा गांधी ऐसा नहीं सोचते, वे कहा करते थे कि हमारे बाहरी सुखों पर कम, अंदरूनी सुखों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी आत्मा में झांकना होगा, झूठ और दिखावे से दूर रहना होगा, और गुस्से और ईर्ष्या आदि को मन से दूर रखना होगा। जब तक मनुष्य में आत्म संतोष नहीं होगा, तब तक मनुष्य में मन में दुख रहेगा और सुख नहीं रहेगा। मतलब अगर आपने मान लो एक टाइम पे बहुत बड़ा कारखाना कर भी लिया, उसमें उत्पादन कर भी लिया, पैसे वगैरह आपको के पास आने लगे, व्यापार आपका अच्छा चलने लगा, लेकिन जब तक आप में आत्म संतोष नहीं होगा, आत्म संतुष्टि नहीं होगी, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप हमेशा दुख के ही भागीदारी रहोगे। जैसे कि आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो आपको और पैसा चाहिए, और पैसा आ रहा है तो आपको और पैसा चाहिए। आपके पास ये गाड़ी है तो फिर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी आ गई तो उससे बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये चीजें हमेशा चलती रहेंगी, आप कभी यहाँ पे सुख का अनुभव नहीं कर सकोगे। तो सुख का अनुभव करने के लिए महात्मा गांधी हमेशा यहाँ पर आत्मसंतोष की चेतावनी देते हैं, बात बताते हैं, झूठ और दिखावे से दूर रहने की बात बताते हैं, और प्रेम करने की बात बताते हैं, अपने गुस्से पर, अपने ईर्ष्या पर कंट्रोल करने की बात बताते हैं, ठीक है। और क्या आप इनके विचारों से सहमत हैं या नहीं है? तो आपका जो भी राय बन रहा हो वो लिख देना, स्क्रीनशॉट एक बार यहाँ से ले लो और उसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे क्वेश्चन है, आप ऐसे कौन से वो मानवीय मूल को अपनाना चाहेंगे जिससे आपका भविष्य निर्मित हो, वर्णन कीजिए। आप ऐसे कौन कौन से मानवीय मूलों को अपनाना चाहेंगे? दूसरों के दुख को अपनी दुख समझकर उसके प्रति सहानुभूति रखना मानवीय मूल है, ठीक है। एटलीस्ट आप सहानुभूति तो रखो। अगर आप उसकी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सके, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें सहानुभूति तो हम रख सकते हैं, भागीदारी तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके दुख को महसूस तो कर सकते हैं, ठीक है। यह महात्मा बुद्ध ने कहा, जिससे हमें अपने जीवन में अपनाएंगे, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई। दूसरी है, इससे हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे, क्योंकि हम
किसी को दुखी देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे और न ही ऐसे आदमी की परेशानी का नाजायज फायदा उठाएंगे। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे दो तीन यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि इस साल जो आपका पहलगाम में अटैक हुआ था, तो जिस तरीके से पूरा देश सदमे में था, पूरा देश वक्त शोक व्यक्त कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे घर का कोई व्यक्ति उस हमले में नहीं रहा। तो ये एक तरीके का क्या है, मानवीय गुण है कि हम दूसरों के दुख में क्या करते हैं, भागीदारी होकर के सहानुभूति जताते हैं। या फिर जो फ्लाइट का यहाँ पर गिरना हुआ था, फ्लाइट जो क्रैश हुई थी अहमदाबाद में और कितने लोग उसमें मरे थे, जान गंवाई थी उसमें, ठीक है, तो उसमें भी हम पूरा जो भारत था, पूरा भारतवासी था और हम सब भारतवासी थे, उसमें भी दुख और शोक जताए थे। ऐसा लगा था कि हमारे घर का ही कोई व्यक्ति इसमें गया है। तो ये सारी चीजें क्या है, मानवीय गुण की एक प्रवृत्ति है। ये हमारे अंदर होना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति हंसता है, मजाक उड़ाता है या फिर किसी चीज का फायदा उठाता है अपने सुख के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल लाभ के लिए, तो ये मानव धर्म के खिलाफ है और ये पशुता की निशानी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ में आए मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो मुहावरे हैं यहाँ पे कुछ, जैसे लोहा लेना, कीचड़ में घसीटना, कमर कसना, तो इनका आपको क्या करना है, अर्थ बताना है और उससे वाक्य बनाना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा अगर आप कोई अपने से भी सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना। जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगी, पीवाईक्यू करवाऊंगी आप सभी का, तो उसमें सभी ग्रामर के, व्याकरण के जितने भी पाठ्यक्रम की चीजें होंगी, जितने भी क्वेश्चन आंसर निकलेंगे, उसमें हम करेंगे इसको। ओके, आगे देखते हैं। पाठ में उदाहरण देते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, चलेगा, पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा तत्सम प्रधान है। इसमें पर्याप्त मात्रा में तत्सम शब्दों का प्रयोग है, जैसे प्रश्न, अपराधी, अस्त्र शस्त्र, नख दंतावली, कोटि कोटि, ठीक है, यत्न पूर्वक, ऐसे करके शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द है तत्सम शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्सम प्रधान भाषा के अतिरिक्त इनकी भाषा में आम बोलचाल के भी शब्द हैं। ठीक है, जैसे झगड़े, टंटे, पछताना, अनजान, पहचानने आदि। तो ये सब क्या है, आम बोलचाल में जो हम यूज करते हैं वही सारी भाषा इसमें। ठीक है, शब्दों से जहां विषय सरल हो गया है वहां उसमें सहजता आ गई है। ठीक है, सहज हो गया वो चीज। जहां आवश्यकता समझी वहां मुहावरा और लोकतियां भी लिखी। ठीक है, मुहावरा लोकतियां भी थी, इसमें तत्सम शब्द थे, आम बोलचाल में प्रयोग की जाने वाले शब्द थे, जिससे इसमें सहजता आ गई। फिर इसमें मुहावरे भी हैं, लोकतियां भी हैं। मुहावरे का ऊपर ही मैंने आपको बताया है, देख लेना। और फिर यहाँ पर जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं प्रश्नात्मक है, कि प्रश्न पूछ रहे, कभी उनकी बच्ची उनसे प्रश्न पूछ रही है, कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हम मनुष्य से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से भाषा शैली प्रश्नात्मक है। ठीक है, जैसे मेरा मन पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक शब्दों के प्रयोग में बहुत चतुर है। ऑब्वियस बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी महान राइटर है, महान लेखक, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे अपनी छोटी छोटी बातें छोटे छोटे वाक्यों में लिखकर स्पष्ट करते हैं, जैसे अल्पज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय होता है, कई बार विषय का विवेचन करते हुए लंबे वाक्य भी लिखते हैं। मनुष्यता की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरता नहीं। तो ऐसे करके जो शब्द आए हैं ना, छोटे छोटे वाक्य और शब्द का जिस तरीके से प्रयोग किया है ना, वो इस निबंध को और सहज बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, निबंध शैली की एक विशेष विशेषता है, बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आचार्य द्विवेदी की भाषा में गंभीर से गंभीर विचारों को सरल और सहज भाषा में कहने की शक्ति है। जैसे इतनी गंभीर बात है कि महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, उनके विचार किसी को अच्छे लगे या नहीं लगे, लेकिन इन्होंने कितनी खूबसूरत तरीके से, कितने सिंपल तरीके, सहज तरीके से लिख दिया कि बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं लगी पता नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन पशुता तो अभी भी कायम है। तो ऐसे करके उन्होंने बड़ी ही, आप कह सकते हो, गंभीर बातें, गंभीर मुद्दे जो है सरल तरीके से प्रस्तुत कर दिया है हम लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसी सूक्तियां जो पाठकों के कंठस्थ हो गई हैं जब वे ललित, अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये निबंध क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध ये आ सकता है आपसे 1 नंबर में। ठीक है, ललित निबंध क्या होता है, ऐसे निबंध जिसमें आपको
जब पढ़ते हो तो गद्य के भी उसमें चीजें होती हैं, गद्य का भी आनंद होता है और पद्य का भी आनंद होता है। ठीक है, ऐसी चीजें जिसको आप पढ़ते हो, ऐसे निबंध जिसको आप जब पढ़ोगे तो गद्य का भी आनंद आएगा और काव्य का भी आनंद आएगा और पद्य का भी आनंद आएगा। तो ऐसे निबंध को ललित निबंध कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से ले लेते हैं। लेखक से किसने नाखून बढ़ने के बारे में पूछा? तो आपको पता ही है ये कि उसने बेटी से, उनकी बेटी ने उन्होंने उससे पूछा ये बात। लाखों वर्ष पूर्व नाखूनों की क्या उपयोगिता थी? पिछला ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तीसरा देखते हैं, रामायण में राम की सेना ने रावण पर हमला करते समय क्या हथियार इस्तेमाल किए? तो उन्होंने वहां पे इस्तेमाल किए छोटे छोटे पत्थर, टहनियां वगैरह वगैरह। आर्यों से अन्य जातियां क्यों हारती चली गई? कौन कौन से उससे जातियां हारी और क्यों हारी? उनसे, उनके पास धातु के हथियार थे। उनके पास क्या कहते हैं? धातु के हथियार। सबसे कारगर धातु कौन सा था? लोहा। और उनसे कौन कौन हारा? नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस आदि सब हार गए इस लोहे के कारण। नाखून काटकर हम क्या संदेश दे रहे हैं? आप पढ़ लेना एक बारी, भी रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। आगे कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नाखून के अतिरिक्त स्वयं काम करने वाली अन्य प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाखून क्या है, कि क्या करते हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? स्वयं काम करने की। इन पे आपका कोई रोक नहीं है। ठीक है, इन पे आपका कोई वश नहीं, ये खुद बढ़ेंगी। ठीक है, इस तरीके से और कौन से हमारे बॉडी में कौन कौन से अंग है? जैसे बाल हो गए, सांसों का चलना हो गया, भोजन का पचना हो गया, ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि स्वयं काम करती हैं। नाखूनों का काटना क्यों आवश्यक है? फिर से वही क्वेश्चन आगे आप लिख सकते हो। क्या सहजात प्रवृत्तियां नकारात्मक भूमिका निभाती हैं? ठीक है, अब देखते हैं इसका उत्तर। सहजात प्रवृत्तियां केवल नकारात्मक भूमिका नहीं निभाती, इनसे से कुछ संयम सिखाकर हमें मानवीय भी बनाती हैं। ठीक है, सहजात प्रवृत्तियां वो प्रवृत्तियां होती हैं क्योंकि हमें जन्मजात मिलती हैं, उनपे हमारा कोई बस नहीं होता। प्रकृति हमें उन्हें पहले से ही सौंप देती है, दे देती है, हमारे अंदर धारण करा देती है, जिसमें से एक नाखूनों का वर्णा भी है। तो लेखक पूछ रहा है कि ये सारी जो प्रवृत्तियां होती है वो सब नकारात्मक होती है, सब नेगेटिव होती है, इनसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये बता रहा है अगर हम उससे संयम रख के कुछ सीख सके तो वो प्रवृत्ति भी हमें पॉजिटिव मैसेज दे सकती है, सकारात्मक चीजें सिखा सकती है। आगे क्वेश्चन है, क्या भारतीयों में अनुशासन बाहर से थोपा गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है नहीं। ये हमारे पुराणों में, वेदों में और हमारे इतिहास में काफी समय से पहले है। ठीक है, ये हमें अनुशासन, स्वयं संयम भी सिखाता है या उसी से प्राप्त है। तब जाकर के हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो स्वतंत्रता दिवस बना, न कि इंडिपेंडेंस डे का हिंदी मीनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या है? ठीक है, का अर्थ है अधीनता। ठीक है, किसी के अधीन नहीं होना। जबकि जब हिंदी में हम इसको अनुवाद करते हैं ना, फिर ये हो जाता है स्वतंत्रता, स्वराज, जिसमें स्व का क्या होता है? बंधन होता है। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंस होता है, ये किसी भी बंधन से आजाद होता है। ठीक है, हमारी भाषा में स्व का बंधन अनायास क्यों आ गया? हमारी भाषा में स्व का बंधन अनायास इसलिए आया क्योंकि यह हमारी संस्कृति से अभिन्न अंग रहा है और यह संस्कार का रूप हमारे भीतर, ठीक है, ये हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कार में है, काफी समय से है। किसी भी पद्धति को अपनाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? किसी भी मत या सोच को अपनाने में उसको अच्छी तरीके से परख लेना चाहिए, उसमें जो अच्छी बात है उनको अपनाना चाहिए, जो बुरी बात है उनको छोड़ देना चाहिए। मनुष्य पशु से क्यों श्रेष्ठ है? मैंने बहुत बार बताया, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। सच्चा मनुष्य का धर्म क्या है? ठीक है, ये भी आपको ऊपर मैंने बताया है, इसको भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या क्यों कर दी गई? क्यों कर दी गई देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं में उस समय सबसे अधिक आदरणीय थे महात्मा गांधी। लेखक ने उसे ही बूढ़ा कहा है। महात्मा गांधी ने व्यक्ति को कहा था कि उसे अपनी आत्मा में झांकना चाहिए, उसे झूठ दिखावे से दूर रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रहनी चाहिए। पर कुछ लोगों को उनकी बात नहीं समझ में आई और उन्होंने उनको गोली मार दी। सिंपल सा आंसर है। विश्व शांति के लिए लेखक क्या आवश्यक मानता है? विश्व शांति के लिए लेखक सबसे आवश्यक अस्त्र शस्त्रों के बढ़ावों पर रोक मानता है। ठीक है, उसका मानना है कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र होंगे तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे और ये लड़ाई कभी रुकेगी नहीं और इसका कोई अंत नहीं और ये हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसका लेवल हमेशा बढ़ता रहेगा।
ठीक है। अतः मानवता की विजय चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हथियारों के निर्माण पर अविलंब रोक लगानी पड़ेगी। ठीक है। सफलता और चितार्था में अंतर तो ऊपर ही मैंने समझाया इस क्वेश्चन को। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक का क्या संदेश देना चाहता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक क्या सुखद कल्पना करता है, ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा नया दिख रहा है। लेखक इस लेख में यह सुखद कल्पना करता है कि एक दिन मानव अपनी सारी बुराइयों को त्याग देगा। ठीक है। जैसे हम नाखूनों को त्याग देंगे, नाखून फिर कभी नहीं बढ़ेंगे, ठीक उसी प्रकार जब हमारे अंदर से प्रशुता खत्म हो जाएगी तो क्या होगी, सारी बुराइयों का नाश हो जाएगा। एक दिन व्यक्ति के नाखून उसी तरह झड़ने शुरू हो जाएंगे जिस तरह उसकी पूंछ धीरे धीरे घिसते घिसते एक दिन खत्म हो गए। तो मैंने आपको समझा ही दिया। चलो आगे देखते हैं। अब आ गया यहाँ पर गद्यांश से जुड़ा हुआ लेखक। ठीक है। सार लेखन कह सकते हो। गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। गद्य का ही एक अंश दिया गया है। ये हालांकि पठित गद्यांश है, इसी चैप्टर का गद्यांश है। ये आप पढ़ोगे और इसमें फिर क्या है, कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो ये मैंने गद्य कैसे पढ़े वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किसी भी गद्य और पद्य के क्वेश्चन आंसर को कैसे निकालोगे। ये एकदम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आते हैं। 5-10 नंबर तो मान ही लो कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो इन क्वेश्चन को छोड़कर आने की गलती कभी मत करना, और इससे आसान कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। आप जाके लिंक देखो, पढ़े कैसे। ठीक है। मैंने पूरा वहां पे समझाया है, और कोई भी फिर आपके सामने गद्य आएगा और पद्य आएगा, आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है। तो ये देखो, ये था गद्य, उससे कुछ यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उन क्वेश्चन के आंसर भी हालांकि हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपना चेक कर लो कि जो आप आंसर लिखना चाह रहे हो वो सही है कि नहीं। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से गद्यांश से ही जुड़ा हुआ है, उसके भी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखनी है। मैं एकदम से कॉर्नर हट रही हूँ आपको ताकि दिखे आराम से सारी चीजें, और उसके भी आंसर को आपको लिखना है। बहुत घबराओ मत, सभी क्वेश्चन के आंसर इसी गद्यांश के अंदर होते हैं, तो आपको कुछ इसमें याद नहीं करना है नया। ठीक है। और ये बिल्कुल आसान सा होता है। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, खत्म होता है, समाप्त होता है। मैंने यहाँ पर कोशिश किया आपको एक एक चीज समझाने की। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी तमाम सब्जेक्ट के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लेकर आने वाले इसी चैनल पर। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।